Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Now welcome to my channel Poly Subject Lectures. Today I am here to discuss about Robert Browning. Who was Robert Browning? So let's discuss about his personality. He was an English poet, playwright and writer of dramatic monologue. वो इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, राइटर थे किसके? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ऐसा मतलब हम कह सकते हैं ड्रामा या कोई चीज़ ऐसे स्क्रिप्ट या स्टोरी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक ही पर्सन जो है ना वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है और उसका जवाब भी दे रहा होता है। मतलब एक ही पर्सन होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो साइलेंट लिसनर होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से इनको विक्टोरियन पोइट में से हाई रैंक पर मतलब रखा गया या कंसीडर किया गया। ओके डियर स्टूडेंट, अच्छा जी, ये पैदा हुए थे 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में यूनाइटेड किंगडम में ही। इनको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं। ही इज़ आल्सो नोटेड फॉर हिज आयरनी, करैक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर। अब डार्क ह्यूमर जो है, आयरनी आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ओपोजिट हो रही होती है, मतलब कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। करैक्टरिस्टिक मतलब करैक्टर्स के बारे में उन्होंने किस तरह से करैक्टर्स को पोर्ट्रे किया। देन जो है वो है डार्क ह्यूमर। अब डार्क ह्यूमर क्या है? ये एक हम कह सकते हैं एक डिवाइस है जिसको हम ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं, मॉर्बिड ह्यूमर भी कहते हैं, गैलो ह्यूमर भी कहते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम ना इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन नॉवेल्स एंड प्ले टू डिस्कस टैबू सब्जेक्ट वाइल एडिंग एन एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी। ये क्या है कि एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि हम नॉवेल्स या प्ले में यूज़ करते हैं। किस लिए? टैबू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो टैबू सब्जेक्ट होते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट जो सोसाइटी में अच्छे कंसिडर नहीं किए जा सकते, मतलब उनको ना एक कलंक समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो पहले बहुत ज़्यादा अमीर था, मतलब लोग उसको झुक के सलाम करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अपना वक्त दिखाता है तो क्या होता है कि वो बिल्कुल गरीब हो जाता है। अब कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम अपने सर्वाइव करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तुम इस तरह करो कि तुम एक रेडी लगा लो किसी चीज़ की। अब वो क्या कहेगा कि मेरी लोगों के सामने ये इमेज है, अगर मैं रेडी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से। मतलब अपनी एक सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, अपना एक जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में सोचना। तो ये जो होते हैं ना ऐसे टैबू सब्जेक्ट होते हैं जिसकी बेस पर इंसान जो है ना अपने आप को खो देता है। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं? सबसे मेन जो इसमें शर्त होती है ना वो ये होती है कि हमने कॉमेडी के एलिमेंट्स को भी ज़रूर ऐड करना होता है। अब देखिए, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, यानी जैसे मैंने आपको कहा सोसाइटी में इनको अच्छा नहीं समझा जाता, लाइक नहीं किया जाता। इन पर रिसेंटली एक वीडियो भी आई है जिसका नाम है डेडपूल। ये हॉलीवुड फिल्म है डेडपूल, ये इसी पे बेस करती है, डार्क ह्यूमर पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पेशेंट है, वो ना एक डॉक्टर से मिलता है, उसे कहता है कि मेरे पास ना दो न्यूज़ हैं। पहली है गुड न्यूज़ कंसीडर कर लें या डार्क मतलब बैड कर लें। अब वो कहता है कि तुम्हें मैं बैड सुनाऊं या गुड सुनाऊं। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे आप पहले गुड सुना दें। जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन है तो वो पहले यही कहता है कि मुझे गुड सुनाई जाए, क्योंकि बैड जो है ना वो इंसान पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालती। अच्छा, तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये है कि आपकी रिपोर्ट आ गई और आपके पास सिर्फ 2 दिन है। अच्छा, वो कहता है अच्छा तो ये अगर गुड है तो बैड कौन सी है? वो कहता है बैड ये है कि तुम्हारे पास जो 2 दिन बचे हैं ना, वो मैं पूरी जान लगा दूंगा कि तुम्हें बचाऊं। अब 2 दिन, तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि 2 दिन उसके पास हैं भी सही, तो अब डॉक्टर जो है अपनी जान जो है वो लगाना चाहता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, 2 दिन के बाद तो उसने ख़त्म हो जाना है। अब वो भी एक आयरोनिकल सिचुएशन में कह रहा है कि जो 2 दिन तुम्हारे पास बचे हैं उनको मैं बचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है देयर स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उनकी फैमिली के बारे में। अब ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इनके फादर का नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब यहाँ पे इसकी कोई इतनी साइकी नहीं होती नेम के पीछे। अब जैसे लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने चेयर को चेयर कहा तो हम जो है हम भी चेयर कहते हैं। अब हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं कि मतलब इसके पीछे कोई इतनी फ़िलासफ़िकल एक टर्म नहीं होती। मतलब हम कह लें जैसे अब चेयर है इसको चेयर कहते हैं, टेबल है उसको टेबल कहते हैं, पिक है उसको पिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई एक साइकी नहीं होती, कोई डेवलप नहीं होती। जो लिंग्विस्ट ने कह दिया हम उसी के पीछे बाउंड है, हमने वो करना होता है। अच्छा, तो इनका ना जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इनके फादर का नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था। वो पता है क्या, इंग्लैंड में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलब जो उनके मतलब अपने नाम जो है ना वो अपने बच्चों के नाम पे रख देते हैं।
इस तरीके से कि मतलब जैसे एक प्ले है हैमलेट शेक्सपियर का, उसमें ना एक जो बेटा होता है वो होता है हैमलेट और उसके जो बाप होता है ना वो भी हैमलेट है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो बेटा है उसको जूनियर कहेंगे, जो बाप है उसको हम सीनियर कहेंगे, बस फ़र्क यही होगा जूनियर और सीनियर में, बाकी नेम सेम होते रहते हैं। तो इसमें कोई एक फ़िलॉसफिकल टर्म नहीं है कि जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने बेटे का नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग ही क्यों रखा। उसके बाद इनकी मदर का नाम था सारा, ठीक है, जो एक म्यूज़िशियन थी और इसी ने मतलब अपनी माँ की वजह से इसने बहुत सारे साउंड्स भी कंपोज़ किए थे। इसके जो फादर थे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ना एक क्लर्क थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने, अगर हम बात करें, इनके जो फादर है उनकी ना एक लाइब्रेरी थी, उसमें 6000 बुक्स थी जो कि लिटरेचर पे बेस करती थी और भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब बहुत सारा कलेक्शन था उनके पास। अब ये बुक्स रीड करते थे, वहाँ से अपना जो है ना वो नॉलेज गेन किया करते थे। ये एट द एज ऑफ 14 मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना वो बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलने लग गए थे। उसके अलावा इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड हो गई थी, जैसे लैटिन थी, इटालियन थी, ग्रीक थी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे। अच्छा, अगर हम इनके इम्प्रेस की बात करें, मतलब ये किस चीज़ से इम्प्रेस थे, किस पर्सन से इम्प्रेस थे, तो ये पर्सी बाय शैले से इम्प्रेस थे, ठीक है। 1833 जो है मार्च में इन्होंने एक वर्क लिखा था। आगे नेक्स्ट जो है वर्क कंटिन्यू है, वर्क लिखा था पोलाइन। इसका फुल नेम था अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कंसेशन, ये फुल है। ये इन्होंने जो वर्क लिखा था ये इन्होंने ट्रिब्यूट किया था किसको, पर्सी बाय शैले को, ठीक है। नेक्स्ट इसका है पैरासेल्सस। इन्होंने ये जॉर्ज क्विलियर पोइट जो है उसके साथ मिलकर लिखा था। अब ये जो पोइट है, ये जो मतलब इनका वर्क है ये मोनोड्रामा है, ठीक है। मोनोड्रामा एक ऐसा होता है जिसमें सिंगल मतलब परफॉर्मेंस होता है, एक ही पर्सन होता है जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। मतलब ये ड्रामा उनसे डील करता है जो सोसाइटी में अपना रोल ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए इसकी वजह से उनको शोहरत मिली, ठीक है। तो क्योंकि इस वर्क ने लंदन की लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली थी। उसके बाद जो है विलियम चार्ल्स मैक्रोडी नाम की एक एक्टर थी, उन्होंने इसे जो है इनवाइट किया और एक प्ले उन्होंने कहा कि इनको एक प्ले लिखें। तब उन्होंने एक प्ले लिखा था, कौन सा, स्ट्रैटफोर्ड, जिसको 5 टाइम जो है वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इनका प्ले है सोरडेलो। ये एक लॉन्ग पोएम थी, इस पर ब्राउनिंग ने 7 ईयर काम किया था और जब इसको इसने पब्लिश करवाया था ना तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था। सबसे मेन जो उस टाइम के जो बड़े राइटर थे, क्योंकि जो लॉर्ड टेनिसन है ना उसके बाद इनका जिक्र आता है इस एज में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि मुझे जो है ना इस पोएम की सिर्फ पहली और आखिरी लाइन ही समझ आई है, बाकी कुछ भी नहीं, आए बाय शाये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये जो है वो रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। इंग्लिश उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँ।